बैलेंस शेल में या जिसके लास्ट ऑर्बिटल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसे क्या बोलेंगे, हम मेटल बोलेंगे। आई बात समझ में। जैसे देखिए सोडियम के देखिए 11 होता है, तोड़िए 2 8 1, लास्ट में कितना आया, 1 इलेक्ट्रॉन आया ना, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया तो क्या बोलेंगे, उसे मेटल बोलेंगे। मैग्नीशियम देख लीजिए, मैग्नीशियम का 12 होता है, तोड़िए 2 8 2, लास्ट में कितना आया, 2 आया, क्या बोलेंगे, ये मेटल है। जिसके लास्ट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे मेटल बोलते हैं। जैसे और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे आप एल्यूमिनियम देख लीजिए, एल्यूमिनियम में कितना होता है भाई, 13 होता है, 2 8 3 देख लीजिए, लास्ट में 3 आ गया ना, तो ये मेटल हो गया। तो अब आप इस हिसाब से बताएंगे, जिसके लास्ट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा उसे क्या बोलेंगे, मेटल। जैसे कैल्शियम देख लीजिए, कैल्शियम का 20 होता है, 2 8 8 2, लास्ट में कितना है, 2 है, तो ये क्या कहलाएगा, मेटल कहलाएगा। चलिए ये तो बात हुई मेटल की। एक आपको ट्रिक बता रहा हूँ, उसे याद करिएगा। मेटल, ये ट्रिक 90% काम करेगी। जिसके लास्ट में ना UM होता है ना, वो अधिकतर मेटल ही होता है। जैसे कैल्शियम, देखिए कैल्शियम के लास्ट में UM आ गया ना। जैसे सोडियम, देखिए लास्ट में UM आ गया ना, तो ये जिसके लास्ट में UM आएगा उसे हम क्या बोलेंगे। जैसे देखिए मैग्नीशियम, इसके लास्ट में भी UM आया, तो कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, देखिए UM लास्ट में आया, ये सब ठीक है। और टाइटेनियम हो गया, वाइडेनियम हो गया, देखिए टाइटेनियम, वाइडेनियम, क्रोमियम, ठीक है। तो ये सब इसके लास्ट में क्या आ रहा है, UM आ रहा है ना, तो क्या बोलेंगे हम, मेटल। ये तो बात हो गई मेटल्स की। और बात को समझिएगा। अब नॉन मेटल किसे कहेंगे, देखिए जिसके लास्ट में 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा उसे क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे ये नॉन मेटल है आपका। जैसे देख लीजिए कार्बन 6 होता है, तोड़िए 2 और 4, लास्ट में कितना आया, 4 आया ना भाई, 4 आया तो क्या ये नॉन मेटल है, बहुत सिंपल सी बात है। क्लोरीन देख लीजिए 17 होता है, तोड़िए 2 8 7, कितना है लास्ट में, 7 आया ना भाई, क्या ये नॉन मेटल है। नियॉन देख लेते हैं 10 होता है भाई, तोड़िए 2 और 8, लास्ट में कितना है, 8 आया, तो क्या ये नॉन मेटल है, सिंपल सी बात। तो हमें लग रहा है आपको अब समझ में आ गया होगा कि मेटल नॉन मेटल किसे कहते हैं। इसका भी ट्रिक है नॉन मेटल का, लास्ट में जिसके ON आएगा उसे बोल लेंगे नॉन मेटल। जैसे कार्बन ON आया, ठीक है, और इसके बाद नाइट्रोजन ON आया, तो हाइड्रोजन ON आया, तो ये सब जिस लास्ट में मैक्सिमम ON आता है उसे क्या बोल लेते हैं, उसे नॉन मेटल होते हैं। ये तो अगर ट्रिक। चलिए अब आपको यहाँ पे देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे बताते हैं, देखिएगा फिजिकल प्रॉपर्टी में देख लीजिएगा, यहाँ पे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी आती है मेटल इन दियर प्योर स्टेट हैव शाइनिंग सरफेस, दिस प्रॉपर्टीज का मेटेलिक लस्टर। मतलब जो मेटल की ये प्रॉपर्टी होती है ना, जिसमें मेटल चमकता है, देखिए जो भी आप मेटल लगते हो क्या करते हो, चमकता है, उसे क्या बोलते हैं, मेटेलिक लस्टर बोलते हैं। ये तो प्रॉपर्टी होगी पहली मेटेलिक लस्टर की। आइए दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए लिखा है कि मेटल आर जनरली हार्ड। कह रहा है मेटल क्या होते हैं, जनरली कुछ हार्ड मेटल होते हैं। आगे देखिएगा तीसरी प्रॉपर्टी, ये रिवीजन है ना, तो थोड़ा जो जिस टॉपिक के बारे में आपको ज़्यादा एक्सप्लेन में चाहिए उसके लिए बताइएगा, सेपरेट वीडियो बना जाए, क्योंकि ये तो रिवीजन का चल रहा है, तो रिवीजन जैसे ही चलेगा, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बोर्ड बनाने के लिए उसके पर्पज से वीडियो बनाई जा रही है। देखिएगा मेलेबिलिटी के बारे में देख लीजिए, हम थिन शीट में कन्वर्ट कर लेंगे, उसे बोलेंगे, हम बोलेंगे मेलेबिलिटी। देखिए कोई ऐसे मेटल मोटा सा था, इसको आप हथौड़े से पीट पीट कर क्या बता दीजिए, पतला एकदम सा शीट बना दीजिए। जैसे चांदी को देखते हैं पीट पीट के मिठाई के ऊपर कितनी पत्ती लगाई जाती है, ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, मेलेबिलिटी की। सबसे ज़्यादा मेलेबिलिटी कौन होता है भाई, गोल्ड होता है, इसके बाद सिल्वर। सबसे ज़्यादा मेलेबल कौन होता है, गोल्ड, इसके बाद सिल्वर। ये सवाल पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा मेलेबिलिटी किसकी होती है, गोल्ड की, इसके बाद सिल्वर की होती है। आइए एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे लिखा गया है, देखिएगा कह रहा है कि आपके पास यदि 1 ग्राम गोल्ड है, देखिए 1 ग्राम ऑफ गोल्ड से 2 किलोमीटर का वायर बना सकते हैं, तो आप समझ जाइएगा। तो ये किसके बारे में था, डक्टिलिटी। अब डक्टिलिटी क्या होती है, किसी मोटे वायर को, किसी मोटे मेटल्स को आप एक वायर बना देना, तार बना देना, उसे क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी बोलते हैं। सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी किसकी होती है, गोल्ड की, सबसे ज़्यादा किसकी होती है, गोल्ड की। इसके बाद किसकी होती है भाई, Ag सिल्वर की होती है। गोल्ड की वही इंटरेस्टिंग बात थी, आपको बताया गया था कि 1 ग्राम गोल्ड रहेगा, उससे 2 किलोमीटर का एक तार खींच लेंगे, तो ये तार खींचने वाली प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, डक्टिलिटी। सबसे ज़्यादा किसकी होती है भाई, गोल्ड की, इसके बाद सिल्वर की, इसके बाद कॉपर की। ये हो गया आपकी डक्टिलिटी के बारे में, यहाँ पे हो गया। तो आपने मेलेबिलिटी देख लिया, मेटेलिक लस्टर देख लिया। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और देखिएगा, यहाँ पे देखिए एक डेमोस्ट्रेशन दिखाया गया। यहाँ पे देखिए इस ना, ये लोहा है, लोहा का मतलब मेटल है आपका, एक मेटल है, यहाँ पे गर्म किया जा रहा है, यहाँ पे प्लास्टिक की पिन लगाई गई, यहाँ पे बताइए प्लास्टिक की पिन लगाई गई, गर्म कर रहे हैं यहाँ पे, गिर गई ये पिन, क्यों गिरी, इसका मतलब यहाँ पे हम जो गर्म कर रहे हैं ना, जो हीट थी ना यहाँ तक चली गई, इस मेटल में से हीट होकर यहाँ पे गई, और जो प्लास्टिक थी ना वो पिघल के नीचे गिरी। इसका मतलब क्या हुआ, हीट
किस में से फ्लो होती है, मेटल में से। इसका मतलब मेटल में से हीट फ्लो कर सकती है। मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो ये हो गया आपका गुड कंडक्टर ऑफ हीट के बारे में देख लीजिए। यहाँ पे लिखा है मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। द बेस्ट कंडक्टर्स हीट आर सिल्वर एंड कॉपर। कह रहा है कि सबसे बढ़िया जो आपके हीट का ट्रांसफर करेगा कौन करेगा, सिल्वर, चांदी और कॉपर करता है। कह रहा है कि लेड मरकरी आर कंपेरेटली पुअर। कह रहा है कि लेड और मरकरी के कंपेयर में क्या होते हैं, पुअर गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में देख लीजिए। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी पता चल जाएगा आपको। यहाँ पे मेटल लगा दीजिए, यहाँ पे मेटल लगा दीजिए, इसको दोनों जोड़ दीजिए, यहाँ पे बल्ब जलने लगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो किस में होता है, मेटल में होता है। और सबसे ज़्यादा जो हीट आपका इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है ना, वो होता है सिल्वर में। किस में होता है, सिल्वर में। इसके बाद कॉपर में, इसके बाद एल्यूमिनियम। ये हो गया इसका सीक्वेंस पूछा जाता है। अभी इसके ऊपर ना आपको इलेक्ट्रिसिटी से शॉक्स लगने के लिए इसके ऊपर प्लास्टिक लगा दी जाती है, जिसे इंसुलेटर कहते हैं। जैसे ये वायर है, इसके ऊपर ना हम कोडिंग कर देंगे। इसे क्या कहते हैं भाई, इसे कहते हैं इंसुलेटर। ये किसकी होती है, पीवीसी की होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। देखिए पीवीसी पूछा भी जाता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये एक नॉन इंसुलेटर होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, रबर लाइक मटेरियल। ये आपका इंसुलेटर होता है, मतलब जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता, उसे क्या कहते हैं, उसे इंसुलेटर कहते हैं। आइए अब नॉन मेटल के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिएगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है आपसे कि द नॉन मेटल इधर सॉलिड आर गैसेस एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज़ लिक्विड। कह रहा है कि ना आपका जो नॉन मेटल है ना, या सॉलिड में मैक्सिमम मिलता है, नहीं सॉलिड में बहुत कम मिलता है, आपका ना गैस में बहुत ज़्यादा मिलता है। जैसे देख लीजिए हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब इसके बाद में नियॉन हो गया, ये सब हीलियम हो गया। ये सब किस फॉर्म में मिलते हैं, ये सब आपको मिलते हैं गैस के फॉर्म में ज़्यादा मिलते हैं। ये ज़्यादा गैस के फॉर्म में। एक ही सब्सटेंस में चलता है, कौन सा, ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो ये हो गया इसकी प्रॉपर्टी, नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी ये चल रही है। आइए और देख लेते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक मेटल के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। ऑल मेटल एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। कह रहा है जितने सारे मेटल्स हैं ना, सारे के सारे सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। किसके फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में। केवल मरकरी एक ऐसा ना जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म पाई जाती है। किस फॉर्म में पाई जाती है भाई, लिक्विड फॉर्म में। मरकरी का मतलब वही जो फीवर चेक करते हैं, डॉक्टर जो चेक करता है वही। तो इसके बारे में हो गया। गैलियम के बारे में बोला जा रहा है कि गैलियम और आपके पास सीजियम एक ऐसे मेटल होते हैं ना, जो अपने हाथ पे रख लेंगे ना, पाम पे रख लेंगे, अपने हथेली पे रख लेंगे ना, वो पिघलने लगते हैं। तो इनकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, थोड़ी कम होती है। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया। आइए आगे देख लेते हैं। कह रहा है आयोडीन इज ए नॉन मेटल बट इट इज़ लस्टर। कह रहा है कि आयोडीन एक नॉन मेटल होता है, लेकिन इसमें लस्टर होती है, इसमें चमक होती है। देखिए हम लस्टर किस में होता है, चमक किस में होता है, हमने बोला ना मेटल में होता है। लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल आयोडीन है ना, उसमें भी लस्टर पाई जाती है, चमक पाई जाती है। हार्डनेस के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बात की गई है। कह रहा है कि कार्बन इज ए नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट डिफरेंट फॉर्म। कह रहा है कि कार्बन एक नॉन मेटल है जो डिफरेंट फॉर्म में पाया जाता है। किसके फॉर्म में पाया जाता है भाई, डायमंड के फॉर्म में। और किसके फॉर्म में पाया जाता है, ये पाया जाता है ग्रेफाइट के फॉर्म में। और किसके फॉर्म में पाया जाता है, बकमिंस्टर फुलरेंस के फॉर्म में ये पाया जाता है। तो जो डायमंड होता है ना, सबसे हार्डेस्ट होता है। डायमंड है नॉन मेटल, लेकिन सबसे हार्डेस्ट आपका डायमंड होता है। ग्रेफाइट है नॉन मेटल, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। तो ये इसके बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया गया है। देखिए एल्ट्रॉफ ऑफ द कार्बन। देखिए जो कार्बन एक से अलग अलग स्टेट में पाया जाता है उसे कहते हैं एल्ट्रॉफ बोला जाता है। जो अलग अलग फॉर्म पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, एल्ट्रॉफ कहते हैं। देखिए डायमंड एंड एल्ट्रॉफ, देखिए यहाँ पे लिखा है ईच फॉर्म डायमंड एंड एल्ट्रॉफ ऑफ कार्बन द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन एज ए वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। और ग्रेफाइट अनदर एल्ट्रॉफ ऑफ द कार्बन इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। ग्रेफाइट सबसे हार्ड होता है नेचर में, जो नेचुरल जो भगवान ने बनाया। अल्कली मेटल लिथियम सोडियम पोटेशियम आर सो सॉफ्ट दे कैन कट विथ नाइफ। कह रहा है कि लिथियम, देखिए लिथियम सोडियम पोटेशियम हाईली रिएक्टिव होते हैं। इनको कैरोसिन में रखते हैं भाई, कहाँ पर रखते हैं, कैरोसिन में रखते हैं। और इसको हम चाकू से काट सकते हैं, बहुत ही ये सॉफ्ट होते हैं। चलिए कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल प्रोडक्ट एसिडिक ऑक्साइड व्हेन डिजॉल्व इन वाटर एंड द अदर हैंड मोस्ट ऑफ द मेटल राइज द बेसिक ऑक्साइड। देखिएगा बात को समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है। जो नॉन मेटल की ऑक्साइड होती है ना, जो नॉन मेटल की ऑक्साइड होती है वो होती है एसिडिक नेचर की, और जो मेटल की ऑक्साइड होती है वो होती है बेसिक नेचर की। ये पूछा गया सवाल है। ऐसी भी कुछ ऑक्साइड होती हैं जो दोनों तरफ बिहेव करती हैं, उसे कहते हैं एम्फोटेरिक। जैसे आपका जिंक हो गया, ये होता है एम्फोटेरिक। जैसे आपका एल्यूमिनियम की ऑक्साइड होगी ZnO Al2O3, ये सब क्या, ये सब एम्फोटेरिक में आते हैं। आगे इसके बारे में मेंशन किया गया होगा। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल देख लेते हैं इसके बारे में भाई, तो इम्पोर्टेंट है ये।
एग्जाम के हिसाब से, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। देखिए पहला क्या है, पहला ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे, यहाँ पे लिखा भी है व्हाट हैपन व्हेन मेटल्स आर बर्न इन एयर, मतलब वही ऑक्सीजन से रिएक्शन करने का मतलब क्या है भाई, जलाना। कोई चीज़ कब जलती है, जब ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है तभी नहीं जलती है, इसका मतलब यहाँ पे देख लेंगे पहले। कह रहा है मोस्ट ऑफ ऑल मेटल्स कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। कह रहा है कि कोई चीज़ जो मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेगा तो क्या बना लेगा, मेटल ऑक्साइड बना लेगा। जैसे कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे बना लिया। नीचे देखिए एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लिया। और देखिए इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है कि हाउ कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड वी हैव लर्न द मेटल ऑक्साइड आर बेसिक नेचर। ये बता दिया गया आपको, मेटल की जो ऑक्साइड होती है बेसिक नेचर की होती है। बट द सम ऑफ द मेटल ऑक्साइड सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, सो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक। तो हमने आपको बताया ना, ऐसी ऑक्साइड होती हैं जो एसिडिक भी होती हैं और बेसिक भी होती हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे एम्फोटेरिक कहते हैं। तो इसके बारे में बोला गया है बोथ एसिडिक एज वेल एज बेस प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। कौन कौन से यहाँ पे देख लीजिए, एल्यूमिनियम HCl से रिएक्शन किया तो AlCl3 बना लिया और H2O, और Al2 देखिए O3 एसिड से भी रिएक्शन कर रहा है, बेस से भी रिएक्शन कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए सोडियम एल्यूमिनेट बना लिया और पानी का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया, यहाँ से प्रूफ हो गया कि जो एल्यूमिनियम की ऑक्साइड एसिड से भी रिएक्शन करा ले रही है, बेस से भी रिएक्शन कर दे रही है, सॉल्ट एंड वाटर बना रही है। इसका मतलब एसिडिक भी शो कर रही है और बेसिक भी बिहेवियर को शो कर रही है। चलिए यहाँ पे देखिएगा, मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। कह रहा है कि मैक्सिमम जो मेटल की ऑक्साइड होती है ना वो पानी में नहीं घुलती है, बट सम ऑफ दीज डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म अल्कली, सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिजोल्व इन द वाटर टू प्रोड्यूस अल्कली फॉलोस। कह रहा है कि वैसे तो जो मेटल की ऑक्साइड होती है वो पानी में घुलती नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी तो घुल जाती हैं। सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड घुल कर क्या बनाती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर देती है। आइए आगे देखते हैं। अब इसके बारे में भी आपको हम चर्चा करते हैं, नीचे दिया है इसके बारे में। देखिए कह रहा कि हाँ देखिए ये भी चर्चा इसके बारे में करेंगे, क्या होगा जब मेटल किससे रिएक्शन करेगा, पानी से रिएक्शन करेगा तो मेटल क्या होगा। तो इस बात को समझने के लिए थोड़े से आप समझिएगा बातों को। रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होगी, देखिए कैसे, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन हाइड्रोजन कॉपर हाइकोड है आपका, मतलब एक ट्रिक है, उसी के हिसाब से ये बताया जाता है। तो ये आपको याद होगा, तो देखिएगा अब इसी के हिसाब से हम देख लेते हैं। वैसे होता क्या है, मेटल जब वाटर से रिएक्शन, पानी से जब रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है भाई, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। और जब मेटल ऑक्साइड वाटर से फिर से रिएक्शन करेगी तो मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर लेगी। यहाँ पे देखिएगा एग्जाम्पल से। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहीं से आपका स्टार्ट होती है, एग्जाम में कई बार पूछा गया। देखिए कैसे, मेटल लाइक पोटेशियम सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर। कह रहा है कि जो आपका पोटेशियम सोडियम अब पानी से ना बहुत तेज़ी से रिएक्शन करेगा। देखिए सोडियम सबसे ऊपर कौन होता है, पोटेशियम, इसके बाद सोडियम, इसके बाद कैल्शियम, इसके बाद मैग्नीशियम, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो देखिए कह रहा है कि ऊपर के जो पोटेशियम और सोडियम है ना, ये तो ठंडे पानी से बहुत तेज़ी से भाई, ये तो बहुत तेज़ी से रिएक्शन करते हैं। तो बताइए गर्म पानी से रिएक्शन करेंगे तो क्या कर देंगे, और ही ज़्यादा हीट करेंगे ना। तो ये ठंडे पानी से रिएक्शन करते हैं। इन द केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विथ वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक दैट द इवॉल्व हाइड्रोजन इमीडिएटली कैच फायर। कह रहा है कि जब पोटेशियम और सोडियम पानी से रिएक्शन करते हैं ना, जो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस से निकलती है ना, देखिए यहाँ पे पोटेशियम सोडियम पानी से रिएक्शन की क्या बनाए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाए। यहाँ से हाइड्रोजन जो गैस निकलती है ना, इतना ज़्यादा हीट निकलती है, इतना ज़्यादा यहाँ से हीट निकलती है कि हाइड्रोजन गैस क्या करने लगती है, ये जलने लगती है। आई बात समझ में। तो यहाँ से सोडियम और पोटेशियम पानी से रिएक्शन कर करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस क्या करने लगती है, बर्न कर लगती है, जलने लगती है। जलती कैसे है, इसमें बहुत अमाउंट में हीट निकलती है। आगे देखिएगा यहाँ पे, कैल्शियम विच इज वाटरलेस वायलेंट। कह रहा है कि कैल्शियम, देखिए अब कैल्शियम में वो बात नहीं रह गई। देखिए यहाँ पे पोटेशियम सोडियम कैल्शियम, कैल्शियम तीसरा नंबर आ रहा है ना। कह रहा है कि ठीक है
कैल्शियम भी रिएक्टिव है ठीक ठाक, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना पोटेशियम और सोडियम है। ये पानी से रिएक्शन करता है लेकिन लेस वायलेंट होता है, उतना खतरनाक नहीं होता है। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस निकलती है ना, इतना हीट नहीं निकलेगी कि हाइड्रोजन गैस जल जाए। जब हाइड्रोजन गैस जलती नहीं तो क्या करती है पता है, कैल्शियम के ऊपर ना बैठ जाती है। अब कैल्शियम के ऊपर जब बैठ जाती है तो हाइड्रोजन गैस होती है हल्की, हल्की होती है तो कैल्शियम क्या करने लगती है, पानी के ऊपर ये तैरने लगता है कैल्शियम। देखिएगा इसी के बारे में, ये फ्लोट करेगा, यहाँ पे लिखा गया होगा। कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। कह रहा है जब ये हाइड्रोजन इतना हीट नहीं निकलती कि हाइड्रोजन गैस जलने लगे, हाइड्रोजन जाके कैल्शियम के सरफेस के ऊपर बैठ जाती है और पानी में कैल्शियम क्या करने लगता है, तैरने लगता है। तो और देखिएगा इसमें, मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, इट रिएक्ट विथ हॉट वाटर। देखिए पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी थोड़ी कम होगी ना भाई, इनके ऊपर वाले की ज़्यादा होती है मैग्नीशियम। जब मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी कम है तो हॉट वाटर, ये कोल्ड वाटर से कैसे रिएक्शन करेगा, ठंडे पानी से नहीं रिएक्शन कर पाएगा ना। ये किससे रिएक्शन करता है भाई, हॉट वाटर से रिएक्शन करता है। फ्रॉम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बना लेता है एंड हाइड्रोजन गैस वहाँ से निकलती है। इट आल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू द सरफेस। कह रहा है कि यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस नहीं जल पाती है, जब नहीं जल पाती तो मैग्नीशियम के ऊपर बैठ जाती है और वो क्या करने लगती है, और ये फ्लोट करने लगता है मैग्नीशियम भी। आगे देखिएगा, इसके बाद मैग्नीशियम के बाद आता है नंबर किसका भाई, आता है जिंक का, आता है एल्यूमिनियम का, आता है आपका आयरन का, ये आता है। देखिए बात को समझिएगा, मैग्नीशियम तक हो गया था, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, ठीक है, एल्यूमिनियम, जिंक, इसके बाद आपका आयरन आता है। तो देखिएगा नीचे वाले मेटल लाइक एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक। देखिए एल्यूमिनियम, आयरन और आपका जिंक, ये ना तो ठंडे पानी से रिएक्शन करेंगे ना तो गर्म पानी से रिएक्शन करेंगे। लिखा है रिएक्ट इधर विथ कोल्ड और हॉट वाटर, ये ना तो ठंडे पानी से रिएक्शन करेंगे ना ही गर्म पानी से, बट द रिएक्ट विथ स्टीम। कह रहा है कि स्टीम से रिएक्शन करेगा ये, गर्म पानी से, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी कम हो चुकी है भाई। तो यहाँ तो ठंडे पानी से ना ही गर्म पानी से, किससे, अब डायरेक्ट ये भाप से रिएक्शन करेंगे। जैसे जैसे रिएक्टिविटी नीचे आने पर घटने लगती है वैसे वैसे ये गर्म पानी, ठंडे पानी, फिर भाप से रिएक्शन करने लगता है। देखिए यहाँ से, यहाँ पे लिखा है H2O, H2O का मतलब गैस, यहाँ पे देखिए भाप, वेपर से रिएक्शन करेंगी और एल्यूमिनियम ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड आपका यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। लिखा जो देखिए अब नीचे वाला हाई कोर्ट है आपका, नीचे AgAuPt। देखिए हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, प्लेटिनम, ये सब ना किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी क्या है, बहुत ही कम होती है। तो यहाँ पे लिखा है देखिए लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल, किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं, ये पानी से रिएक्शन नहीं करते हैं। कह रहा है कि क्या होगा जब, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्या होगा जब मेटल और एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा। तो आपको पता ही है, दूसरे वाले चैप्टर के उसका भी एक शॉर्ट वीडियो डाल दिया जाएगा रिवीजन का। देखिएगा यहाँ पे मेटल और एसिड से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करता है। मेटल एसिड से रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करता है, लेकिन सारे मेटल ऐसे नहीं करते हैं, इसी के बारे में यहाँ पे दिया होगा। देखिएगा लिखा है हाइड्रोजन गैस, देखिए यहाँ पे द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कह रहा है कि ये रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। कह रहा है हर एक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। यदि कोई मेटल HNO3 के साथ रिएक्शन कर रहा है तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगा, क्योंकि HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सामने वालों क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। लिखा है इट ऑक्सीडाइज टू H2 प्रोड्यूस टू वाटर एंड इटसेल्फ टू रिड्यूस्ड, देखिए रिड्यूस्ड टू द एनी नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O, NO या N2O में कन्वर्ट हो जाए। देखिए बात क्या है ना, जो हाइड्रोजन गैस निकलती है ना, इसको HNO3 ऑक्सीडाइज्ड कर देता है, ठीक है। इस ऑक्सीडाइज का मतलब इसमें ऑक्सीजन का जुड़ना, और जैसे H2 में ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये पानी बन जाएगा। पानी बन गया और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, या तो NO बन जाएगा, या तो N2O बन जाएगा, या NO2 बन जाएगा, इसमें खुद कन्वर्ट हो जाएगा। तो आगे फिर देखिएगा, बट मैग्नीशियम एंड मैंगनीज रिएक्ट विथ वेरी डाइल्यूट HNO3। कह रहा है कि दो मेटल ऐसे हैं जो मैग्नीशियम और मैंगनीज, ये दोनों बहुत ही डाइल्यूट मात्रा में रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कर देते हैं। आगे आगे देखिएगा, चलिए कह रहा है कि अब आपके मेटल, हाउ डू मेटल रिएक्ट विथ सॉल्यूशन ऑफ द अदर मेटल। कह रहा है कि एक मेटल दूसरे मेटल के सॉल्ट से कैसे रिएक्शन करेगा, तो इसके बारे में आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है ये। देखिए यहाँ पे मेटल ए सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए, मेटल बी, ये कुल मिला के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। जैसे देख एक बताते हैं, देखिए Zn आपके पास मेटल हो गया,
और यहाँ पे ले लेते हैं सॉल्ट सोल्यूशन, यहाँ पे ले लेते हैं H2SO4, सॉल्ट सोल्यूशन बोला गया ना। तो मेटल यहाँ पे जिंक ले लेते हैं, कोई एक सॉल्ट सोल्यूशन ZnSO4 ले लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे कोई मेटल थोड़ी अच्छी रिएक्टिविटी वाला ले लेते हैं, ऊपर ऊपर कर लेते हैं हम जिंक से अच्छी रिएक्टिविटी किसकी भाई, यहाँ पे मैग्नीशियम कर लेते हैं। तो ये बना लेगा, क्या बना लेगा, MgSO4 प्लस जो ये मेटल है बाहर निकल जाएगा, Zn बाहर निकल गया। तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट का ये बारे में बात किया जा रहा है, यहाँ पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है। अब रिएक्टिविटी सीरीज आप याद कर लीजिएगा, देखिए यहाँ पे जैसे KNa यहाँ पे हो जाएगा, करीना यहाँ पे हो जाएगा, इसका मतलब नीचे वाला हो जाएगा, देखिएगा हाई कोड है आपका। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं रिएक्टिविटी सीरीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से डायरेक्ट पूछता है। जैसे सवाल पूछ लेगा कि बताइए आयरन और जिंक में किसकी रिएक्टिविटी ठीक है, तो बोलेंगे ना कि जिंक की रिएक्टिविटी ठीक है, आयरन की तो उससे कम है। तो ऐसे सवाल पूछ भी ला जाता है। और आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद ही करना पड़ेगा। आइए आगे देखते हैं, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेटल और नॉन मेटल कैसे आपस में रिएक्शन करते हैं, तो बात को समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए अब होता क्या है ना, इसके पीछे की लॉजिक क्या है ये देखिएगा थोड़ा सा। मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्शन करेंगे, थोड़ा सा आपको जूम करके यहाँ पे बताने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, आपके पास सोडियम है और यहाँ पे आपके पास क्लोरीन है। सोडियम का होता है 281, क्लोरीन का होता है 287। देखिए जितने सारे एलिमेंट होते हैं यही सब सोचते हैं उसके लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन भाई हो जाए। ये भी सोचेगा हमारा इस लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन बाहर कर देगा। ये 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए इसके पास 7 है, ये एक्सेप्ट कर लेगा। तो मेटल ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, नॉन मेटल ने इसको एक्सेप्ट किया। इससे जो बॉन्डिंग बनती है उसे कहते हैं आयोनिक बॉन्डिंग। इसका मतलब ये हो गया आपका कि जब मेटल एंड नॉन मेटल आपस में रिएक्शन करेंगे तो फॉर्मेशन कर देते हैं आयोनिक कंपाउंड का। इसमें इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है। कुल मिला के बात ये, जब मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बना लेंगे, आयनिक कंपाउंड बना लेंगे, और इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है। यहाँ पे दिखाया गया, देख लीजिए यहाँ पे सोडियम का होता है भाई 11, 2, 8, 1। देखिए यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन दिखाया जाएगा। जब भी डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन ही दिखाया जाएगा। सोडियम का 17 होता है, 2, 8, 7। देखिए यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन। सोडियम क्लोरीन के पास यहाँ पर लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन। सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, क्लोरीन को। सोडियम के लास्ट में भी 8 हो गया, क्लोरीन को 1 चाहिए था, इसका भी 8 हो गया, इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया। तो जो इलेक्ट्रॉन दिया उसके ऊपर होता है प्लस, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर होता है माइनस। क्या हो जाएगा आपका, सोडियम क्लोराइड बन गया, Na+Cl माइनस बन गया। और ऐसे एक एग्जांपल और दिखा दे रहे हैं आपको MgCl2 का। देखिए MgCl2 का पूछता है एग्जाम में, बनाइए MgCl2 का स्ट्रक्चर। जिसकी संख्या कम होती है उसको बीच में रख लेंगे, जिसकी संख्या ज़्यादा, क्लोरीन 2 है तो साइड में रख लेंगे। क्लोरीन के लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7। यहाँ पे भी 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7। मैग्नीशियम के लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन था, एक इधर एक इधर। मैग्नीशियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। मैग्नीशियम का बार होता है 2, 8, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, कितना हो गया इसके लास्ट में 8। इसके भी 1 मिल गया, इसका भी 8 हो गया, इसका भी 8 हो गया, दोनों काम कंप्लीट हो गया ना। तो ये हो गया आपका मैग्नीशियम क्लोराइड का ये फॉर्मेशन। अब आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा यहाँ पे कह रहा कि फिजिकल नेचर, कह रहा कि आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड आर somewhat hard because the strong force of attraction between the positive and negative ion, these compounds are generally brittle and they break into the when pressure is applied। इसका मतलब देखिए जो भी आयनिक कंपाउंड होते हैं, देखिए एक सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस, देखिए प्लस और माइनस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स काम करता है, अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, जो बहुत ही स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग होने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब कुछ ज़्यादा पाया जाता है। ये बहुत मजबूत भी इसी कारण होते हैं। तो देखिएगा दूसरा पॉइंट, देखिए दूसरा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, आयनिक कंपाउंड्स आर वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, दिस इज बिकॉज कंपेरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग। देखिए अब हो गई बात ना, देखिए Na+Cl- प्लस और माइनस से बहुत स्ट्रॉन्ग बात बन गया, तो इसको तोड़ने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगी, इसकी ज़्यादा हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी के बारे में देख लीजिए, NaCl, देखिए NaCl को पानी में घोलेंगे ना, ये घुल जाएगा। तो इसमें होता क्या ना, लेकिन कैरोसिन में घुलेंगे तो नहीं घुलेगा, मतलब पोलर में घुलता है और नॉन पोलर में घुलता है। तो यहाँ पे इसके बारे में तो आपको 12th में बताया जाएगा। यहाँ पे सिंपल देख लीजिए,
इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट सच एज केरोसिन पेट्रोल। केरोसिन पेट्रोल ना आपके नॉन पोलर होते हैं, तो और ये पानी आपका पोलर होता है, तो ये जो आयनिक कंपाउंड होते हैं पोलर में घुलते हैं, नॉन पोलर में नहीं घुलते हैं। तो कुल मिला के बस यहाँ पे आपको इतना बता देना कि पानी में घुलते हैं, बाकी केरोसिन जो भी तेल होता है उसमें नहीं घुलता है। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बता दे रहे हैं आपको। देखिए जो आपके पास आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, वो सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म नहीं करते हैं। यदि देखिए NaCl सॉलिड है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा। हाँ इसी को जब पानी में घोल देंगे हम ना मोल्टेन फॉर्म में, या तो इसको पिघला दें या पानी में घोल देंगे, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो जाता है। मतलब क्या है, सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है, और जब इसको मोल्टेन पिघला देंगे या उसमें पानी भर देंगे तब इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो जाता है। यहाँ पे लिखा भी होगा, लिखा कि नॉट पॉसिबल ड्यू टू दियर स्ट्रक्चर बट आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट। जब इसको पिघला देंगे तब उसमें आयन घूमने लगता है। दिस इज पॉसिबल इन द मोल्टेन स्टेट सिंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव चार्ज आयन एंड ओवरकम द हीट। देखिए यहाँ पर Na+ है, यहाँ पे Cl- है। जब इसको गर्म कर देंगे ना तो ये टूट जाएगा, तो ये जो प्लस है ना इलेक्ट्रॉन निकल के घूमने लगता है, जब घूमने लगा तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो जाएगा, या पानी में घोल देंगे तब भी हो जाएगा। ऑकरेंस ऑफ मेटल देख लीजिएगा, ये मेटलर्जी का पार्ट है। मेटलर्जी का मतलब मेटल्स को निकाला जाएगा, उसको प्योरीफाई किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, मेटलर्जी बोलते हैं। यहाँ पे देखिएगा अर्थ क्रस्ट, पृथ्वी के नीचे से ना, अर्थ के नीचे से जो मेटल को हम निकाल लेते हैं ना उसको बोलते हैं मिनरल। उसे क्या बोलते हैं, उसे मिनरल कहते हैं। और मिनरल को प्रॉफिट से निकालें, यदि सस्ते दाम में निकालें उसे बोलते हैं और किसे बोलते हैं, मिनरल को ज़मीन के अंदर से प्रॉफिट से, मतलब अच्छे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट से हम निकाल दें उसे क्या बोलते हैं, उसे और कहते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा होगा अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स करा विच आर अकर नेचुरली, करा कि नेचुरली रूप से जो भी मेटल पृथ्वी के अंदर दबे होते हैं उसे क्या कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं। एट सम प्लेस मिनरल्स कॉन्टेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पार्टिकल मेटल एंड मेटल कैन बी देखिए यहाँ समझिएगा, मेटल एंड मेटल कैन बी प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट द मिनरल्स आर कॉल्ड और। ऐसे मिनरल जिसको हम प्रॉफिट से बाहर निकाल लेते हैं, सस्ते दाम में निकालते, उसे क्या कहते हैं, उसे और कहते हैं। आगे देखिएगा, जब ये मेटल को निकाल, स्ट्रक्चर ऑफ मेटल मतलब मेटल को निकालना, जब मेटल को निकालेंगे ना वो 3 तरीके से होते हैं। देखिए रिएक्टिविटी सीरीज से, एक होते हैं आपके हाईली रिएक्टिव, एक होते हैं मॉडरेट रिएक्टिव, और एक होते हैं आपके लो रिएक्टिव। लो रिएक्टिव में सोना चांदी ये सब प्लेटिनम आ जाएगा, ठीक है। इसमें आ जाएगा आपका, देखिए सोना मतलब गोल्ड और सिल्वर और प्लेटिनम मरकरी सब इसमें आ जाएंगे लो रिएक्टिव में। हाई रिएक्टिव में आ जाएगा सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, और इसमें आ जाएगा एल्यूमिनियम, जिंक। तो 3 कैटेगरी हो गई। अर्थ में से निकालेंगे 3 कैटेगरी में निकालेंगे, हाई रिएक्टिव, लो और मॉडरेट। ये हो गया इसके बारे में। देखिए यहाँ पे इसी के बारे में दिया है, हाईली रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिव और लो रिएक्टिव। जो हाईली रिएक्टिव होगा ना उसको हम इलेक्ट्रिसिटी से पास कराएंगे, वो प्योर हो जाएगा। जो लो वाला है उसको गर्म कर देंगे तो वो प्योर हो जाएगा। और जो मॉडरेट वाला है ना उसके लिए 2 प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे देखिएगा एक डायग्राम में समझाया गया। यहाँ पे देखिए और निकालेंगे ज़मीन के अंदर से, या तो हाईली रिएक्टिव होगा या मॉडरेट रिएक्टिव होगा, मतलब मीडियम रिएक्टिविटी होगा, या लो रिएक्टिविटी। लो रिएक्टिविटी को केवल गर्म कर देंगे ना, उसमें सल्फर की मात्रा पाई जाती है इम्प्योरिटी में, उसको गर्म कर देंगे, उसको कहते हैं रोस्टिंग। रोस्टिंग का मतलब होता है हम मेटल को गर्म करेंगे और वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा। रोस्टिंग मतलब होता है भूजना, किसी चीज़ को भूजेंगे तो क्या, किसी चीज़ को डायरेक्ट आग में भूज दे रहे हैं, इसका मतलब उसमें ऑक्सीजन रहेगा ना। तो रोस्टिंग का मतलब जब हम चीज़ों को प्योर करेंगे तो वहाँ पे ऑक्सीजन रहेगा। और एक होता है कैल्सिनेशन। देखिए जब आपके मेटल के साथ कार्बोनेट रहेगा तो उसका कैल्सिनेशन करेंगे, और जब सल्फर रहेगा तो रोस्टिंग करेंगे। देखिए याद कैसे करिए, सी से कार्बोनेट, सी से कैल्सिनेशन। कार्बोनेट रहेगा तो कैल्सिनेशन करेंगे, सल्फाइड रहेगा तो रोस्टिंग। अच्छा कैल्सिनेशन किसे कहते हैं, हम हीट देंगे, जो भी आपका इम्प्योर मेटल होगा उसको हीट देंगे, लेकिन वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं रहेगी। वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं रहेगी किसमें, कैल्सिनेशन में, लेकिन रोस्टिंग में ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगी। देखिए कैल्सिनेशन में ऑक्सीजन अब्सेंस रहेगी और रोस्टिंग में प्रेजेंट रहेगी, यही बात है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देख लीजिए जैसे HGS है, देखिए इसके पास सल्फर है ना, इसका रोस्टिंग करा दिया गया। रोस्टिंग का मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दीजिए, HGO में बदल जाएगा, HGO को फिर से गर्म कर दीजिए। देखिए यहाँ मरकरी अपना प्योर हो गई। यहाँ पे देखिएगा मरकरी पहले सल्फर के साथ थी, मरकरी सिनेबार जिसे कहते हैं सल्फर के साथ थी, और हमने आप यहाँ पे इसका रोस्टिंग कराया। रोस्टिंग का मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया। देखिए मरकरी ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया ना, HGO में कन्वर्ट हो गया। HGO को गर्म कर दीजिए, मरकरी प्योर होगी। देखिए यहाँ पे प्योर होगी। तो यही प्रोसेस यहाँ पे भी दिखाया गया है, इसी में भी यही दिखाया गया है कॉपर के साथ। अब देखिएगा अब आपको कैल्सिनेशन दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे एक और एग्जांपल देखिए इसके पास सल्फर है, आप इसका रोस्टिंग करा दीजिए। रोस्टिंग का मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दीजिए। देखिए Zn में कन्वर्ट हो जाएगा।
अब ZnO प्लस कार्बन से रिड्यूस करा दीजिए तो CO प्लस Zn, ये जिंक आपका बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए ZnO प्लस C। अब क्या करेगा, ऑक्सीजन जिंक का साथ छोड़ के किसके साथ चला गया, कार्बन के साथ चला गया, तो जिंक का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया ना, तो रिडक्शन से जिंक बाहर हो गया, प्योर हो गया आपका। और कैल्सिनेशन देख लीजिए, एक एग्जांपल यहाँ पे कैल्सिनेशन का, जिसके साथ कार्बोनेट लगा होता है उसका कैल्सिनेशन करेंगे। कैल्सिनेशन का मतलब ना हीट करेंगे हम, लेकिन वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रहेगी। देखिए यहाँ पे प्लस ऑक्सीजन है, O2 है, नहीं है, तो इसे कहते हैं कैल्सिनेशन। और यहाँ पे देखिए जिंक ऑक्साइड बन गया, कार्बन से रिएक्शन करा देंगे तो CO प्लस Zn आपका, देखिए यहाँ पे जिंक प्योर हो जाएगा। आगे देखते हैं, चलिए ऑक्सीडाइज्ड का एग्जांपल यहाँ पे बेहतरीन एग्जांपल है। कह रहा है कि मैग्नीज ऑक्साइड यहाँ पर है, एल्यूमिनियम से रिएक्शन करा दीजिए। एल्यूमिनियम से रिएक्शन कराएंगे तो ये ऑक्सीजन चला जाएगा एल्यूमिनियम के पास, देख लीजिए, तो आपका मैग्नीज प्योर हो गया। यहाँ पे एग्जांपल ये वाला देखिएगा, ये इसे थर्मिट रिएक्शन भी कहते हैं। यहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा, ये वाला देखिए, आपके पास आयरन ऑक्साइड है Fe2O3, एल्यूमिनियम से रिएक्शन करा दीजिए। यहाँ पे देखिए आयरन का साथ ऑक्सीजन छोड़ के एल्यूमिनियम के पास चला गया, Al2O3 यहाँ से आयरन हो गया, एकदम मोल्टन फॉर्म में रहता है, ये लिक्विड फॉर्म में रहता है। रेलवे ट्रैक इसी से जोड़ा जाता है, देखिए ये आपका रेलवे ट्रैक हो गया, ठीक है। ये रिएक्शन हम कराते हैं, इसके अंदर ये रिएक्शन कराते हैं, तो पता है आपका यहाँ पे आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम साथ में डाल देते हैं यहाँ पे, और उसको गर्म कर देते हैं हल्का सा। गर्म करेंगे तो ये जो यहाँ से पिघल के एकदम ना, ये जो ये भी लोहा है, अंदर ये लोहा भी बन गया एकदम लिक्विड जैसा, पिघला के एकदम इसको जोड़ देगा। और जोड़ देगा क्यों, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट निकलती है, इसको क्या बोलते हैं, थर्मिट रिएक्शन भी बोलते हैं इसको। इससे रेलवे की वेल्डिंग की जाती है। लास्ट में जो भी इम्प्योर मेटल है उसका रिफाइनिंग कर देंगे। रिफाइनिंग के लिए देखिए यहाँ पे बनाया गया है, जिसका हम रिफाइनिंग करेंगे ना, यदि हमें जिंक करना है तो उसका सॉल्ट हम लेंगे ZnSO4। जिसका रिफाइनिंग करना है, जिसको शुद्ध करना है, उसी का हम सॉल्ट भी इसके अंदर यूज करेंगे। कॉपर लेना है तो कॉपर का यहाँ पे हम ले लेंगे सॉल्ट CuSO4 ले लेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ बातें यहाँ पे कैसे, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा होगा इन द प्रोसेस इम्प्योर मेटल मेड ऑफ एनोड। एनोड किसका बनाना है, इम्प्योर का। इम्प्योर का हम बना लेंगे एनोड, और प्योर मेटल का पतली सी स्ट्रिप लगा देंगे यहाँ पे, प्योर मेटल का स्ट्रिप पतली। देखिए यहाँ पे आपको कॉपर यदि बनाना है तो कॉपर का यहाँ पे लगा दीजिए एक मोटा सा, यहाँ पे आप एक मोटा सा कॉपर का यहाँ पे लगा दीजिएगा। ये देखिएगा थोड़ा सा ब्लर हो गया यहाँ पे, हाँ देखिएगा क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कॉपर को आपको प्योर करना है तो उसका आप बना दीजिए एनोड, ठीक है, इम्प्योर था, और उसका एक पतला सा स्ट्रिप लगा दीजिए प्योर। अब होगा क्या ना, कॉपर यहाँ से निकल करके जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे इसके अंदर, कॉपर सल्फेट CuSO4 भर देंगे। जो मेटल प्योर करना है उसी का सॉल्ट लेंगे CuSO4। अब होगा क्या ना, इसमें से कॉपर निकलेगा और जाके इस पर बैठ जाएगा, इसमें से इम्प्योर में से कॉपर निकलेगा, प्योर में जाके बैठ जाएगा। एक स्थिति ऐसी आ जाएगी, एकदम पतला हो जाएगा, एकदम मोटा हो जाएगा। जब ये पतला हो जाएगा तो इसकी इम्प्योरिटी यहाँ पे गल के बाहर निकल जाएगी, इसको हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। ये प्रोसेस होता है रिफाइनिंग का। और लास्ट में आया कोरोजन। कोरोजन फिर से वही बात है भाई, यदि आप ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में कोई चीज़ रखते हैं तो हो जाएगा उसका कोरोजन। कोरोजन होता है तो उसमें देख लीजिएगा आपका जो सिल्वर है वो ब्लैक कलर की हो जाती है, ठीक है, और आपके पास जो कॉपर होता है वो ग्रीन कलर का होता है, आयरन ग्रे कलर का हो जाता है, कलर यहाँ पे होता है। प्रिवेंशन कैसे करेंगे, तो पेंट कर देंगे, गैल्वेनाइज कर देंगे। तो ये देखिए प्रिवेंशन के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। प्रिवेंशन वही बोला जा रहा है, गैल्वेनाइज कर देंगे, जिंक की कोडिंग कर देंगे, या फिर ऑयल, फिर आपको पेंटिंग कर देंगे, एनोडाइजिंग कर देंगे, ये सब इसके बारे में, या फिर एलॉय बना देंगे। क्या बना देंगे, एलॉय बना देंगे, तब भी आपको थोड़ी सी प्रॉपर्टी इम्प्रूव हो जाएगी। और इसके बाद में तो बस यहीं तक था आपका, ये रिवीजन था। रिवीजन के हिसाब से यदि आपको लगता है किसी टॉपिक पे बढ़िया से एक्सप्लेन किया जाए बहुत बेहतर तरीके से, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।